नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू हिंदी हॉरर्स। इस चैनल पर मैं आपको सुपर नेचुरल और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनाता हूँ जो कि रियल लाइफ के किस्सों और इंसिडेंट्स पर आधारित हैं। सो सिट बैक विद योर फेवरेट ड्रिंक, रिलैक्स एंड एंजॉय द स्टोरी। ये बात उन दिनों की है जब मैं इलाहाबाद में रहता था। पापा का इलाहाबाद में नया ट्रांसफ़र हुआ था। हमें सरकारी फ्लैट एलोकेट हो गया था। हम शायद ठंडियों के समय शिफ्ट हुए थे। ठंडियों के समय इलाहाबाद में बहुत ठंड होती है। अच्छा ये था कि हमें चौथी फ्लोर पर फ्लैट मिला था। इसके ऊपर सीधे छत थी, तो धूप सेकने के लिए हम छत पर आसानी से आ जा सकते थे। अभी हमें शिफ्ट हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तो आसपास किसी से भी पहचान नहीं थी। पापा तो ऑफिस चले जाते थे, फिर घर में मैं और मम्मी ही बचते, तो हम लोग अक्सर धूप सेकने छत पर चले जाते। एक बार की बात है, मैं और मम्मी धूप सेकने दोपहर को लगभग 3 बजे छत पर पहुंचे। वहाँ पर हमें आज सामान्य से थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा था और इतने में अंधेरा होने लगा। हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और आपस में ही बात करते रहे। हमारी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में जो आंटी रहती थी, उन्होंने हमें छत पर टहलते देख लिया। उन्होंने जल्दी से शायद हमारी बिल्डिंग के नीचे रहने वाली आंटी को फ़ोन किया और वो आंटी 2 मिनट में ही नीचे से ऊपर आ गई। उन्होंने हमसे कहा कि अंधेरा होने पर छत पर कभी कभी बंदर और लंगूर आ जाते हैं। 1-2 बार इन्होंने बच्चों को चोट भी पहुंचाई है, तो आप लोग नीचे आ जाइए। मम्मी और मैंने ये बात मान ली और हम नीचे आ गए। इसी बहाने से मम्मी की उन आंटियों से बात भी होने लगी। ये बात हमारे लिए आई गई हो गई, पर अब हम लोग अंधेरा होने पर छत से नीचे आ जाते थे। अगले महीने हमारे यहाँ मेरी नानी आई। वैसे तो वो इलाहाबाद घूमने आई थी, पर इसी बहाने हमारे फ्लैट में भी रुक गई। एक शाम की बात है, पापा ऑफिस से लौटे नहीं थे। मम्मी खाने की तैयारी कर रही थी और शायद से मैं लैपटॉप पर गेम खेल रहा था। नानी छत पर अकेली थी। वो गई तो धूप सेकने थी, लेकिन फिर वहीं पर शाम हो गई तो वो वहीं पर माला जपने लगी। नानी आंख बंद करके माला जप रही थी। शाम बस शुरू ही हुई थी, तो थोड़ा उजाला अभी भी था। इतने में नानी को लगा कि जैसे उनके साथ कोई और भी छत पर है। नानी की नज़र ज़्यादा अच्छी नहीं थी। दूर का देखने के लिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ता था। किस्मत से वो चश्मा लाई हुई थी। चश्मा लगाकर उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया। उनकी नज़र पानी की टंकी के पीछे गई। कोई टंकी के पीछे से छुपकर उनको देख रहा था। उसका पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था, बस सिर के बाल, माथा, आँखें और नाक का ऊपर का हिस्सा। बाकी पूरा वो टंकी के पीछे छुपा हुआ था। नानी की नज़र इतनी तेज तो नहीं थी, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो भी है, उसकी आंखें सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। नानी उठकर टंकी के पास गई। उनको लगा कि शायद कोई बच्चा है, लेकिन जब उन्होंने टंकी के पीछे देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये अजीब था। जो भी होता, अगर वो भागता तो भागते हुए दिख जाता, नहीं तो कम से कम आवाज़ तो हो जाती है भागने की। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि टंकी के पीछे कभी कोई था ही नहीं। नानी कंफ्यूज होकर वापस अपनी जगह पर जाने को हुई, लेकिन अब की बार नानी को वही चीज़ पानी की दूसरी टंकी के पीछे छिपी हुई दिखी। वो फिर से नानी को उसी तरह से छुपकर देख रही थी। पानी की दूसरी टंकी पहली वाली से करीब 15 फीट दूर होगी। इतनी जल्दी वो चीज़ बिना किसी आवाज़ के यहाँ से वहाँ चली गई थी। नानी को समझ में आ गया कि ये कुछ सुपरनैचुरल है। अपना सामान वहीं पर छोड़कर नानी छत से नीचे घर पर आ गई। उन्होंने मम्मी को बताया कि उनके साथ क्या हुआ। मम्मी भी इन सब चीज़ों को मानती थी, इसलिए उन्होंने इसे नानी का वहम नहीं समझा। अगले दिन मम्मी ने यही चीज़ अपनी पहचान वाली आंटियों को बताई। उन आंटियों ने कन्फर्म किया कि हमारी बिल्डिंग की छत पर कुछ तो सुपरनैचुरल है। हमारे सामने वाली आंटी ने बताया कि रातों को हमारी बिल्डिंग की छत पर कोई टहलता हुआ दिखता है। उस दिन उन्होंने हमें बंदर और लंगूर का झूठ बताया था ताकि हम डर ना जाएं। जब नानी छत पर थी तब वो बैठी हुई थी, इसलिए वो बिल्डिंग की रेलिंग से छुपी हुई थी और किसी ने भी उनको नहीं देखा। नहीं तो ये आंटी फिर से किसी को भेजकर नानी को नीचे बुलवा ली थी। उन्होंने ये भी बताया कि पहले शाम को बच्चे हमारी बिल्डिंग की छत पर खेला करते थे, लेकिन उनको कोई धक्का मारा करता था। कहीं कोई धक्के से छत से नीचे ना गिर जाए, इसलिए वहाँ पर खेलना बंद कर दिया गया। उस शाम को नानी माला भी जप रही थी।
शायद इसलिए वो चीज़ उनके पास नहीं आ सकी। ये सब जानने के बाद हम कभी भी शाम 4 बजे के बाद छत पर नहीं रुके। वो जो भी चीज़ थी उसने फिर कभी हमें परेशान नहीं किया। बचपन में मेरा घर नदी के पास था। हमारे आसपास के सभी लोग पानी की सारी ज़रूरतें उसी नदी से पूरा करते थे। उस नदी से ही हमें पीने, धोने और नहाने का पानी मिलता। इस नदी के एक सिरे पर एक सीढ़ीनुमा घाट बना हुआ था। सभी लोग उस घाट पर खड़े होकर ही पानी भरते थे। बारिशों के समय में नदी का उफान काफ़ी तेज़ रहता था, इसलिए हम बेहद सावधानी से पानी भरते। ऊपर से लगातार पानी में डूबे रहने की वजह से कुछ सीढ़ियों में काई भी जम जाती। इससे फिसलन और भी ज़्यादा हो जाती थी। ये ऐसे ही एक बारिशों की समय की बात है। बारिशों की वजह से नदी का पानी उफान पर था। मैं अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने आई थी। तेज बहाव में सावधानी की वजह से एक बार में एक ही लड़की घाट पर सीढ़ी पर खड़ी होकर पानी भरती थी। हमारे साथ एक लड़की थी, हेमा। उसका नया नया ब्याह पक्का हुआ था। पूरे रास्ते भर वो खुशी खुशी सारी बातें हमें बता रही थी। उसके ससुराल वालों ने उसे चांदी की पायल दी थी। बड़े ही गर्व से वो उनको पहनकर हमें दिखा रही थी। पानी भरने की बारी हेमा की हुई। वो घाट पर खड़ी होकर सावधानी से पानी भर रही थी। इतने में एक लड़की ने उसे टोक दिया, अरे हेमा, देख तेरी पायल, उसमें नदी के पानी का कीचड़ लग रहा है। हेमा ने नीचे देखा तो सच में नदी का तेज पानी उसके पाँव को छूते हुए जा रहा था। उसने पायल निकालने का फैसला किया। उसने अपना एक पैर ऊपर की सीढ़ी पर रखा और दूसरा अभी नीचे वाली सीढ़ी पर ही था। ऊपर वाले पैर की पायल निकालकर उसने रखी ही थी कि अचानक पानी के तेज बहाव और काई की फिसलन की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिरकर पानी के बहाव में नदी में बह गई। बहाव इतना तेज था कि गिरने के 5 सेकंड के बाद ही वो दिखना बंद हो गई। हमें भी लगभग 10 सेकंड लगे ये समझने में कि एकदम से यह क्या हो गया। फिर मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। 1-2 लड़कियां भागकर हमारे घर में खबर देने गई, लेकिन सबको पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उन दिनों अगर कोई पानी में बह जाता तो फिर उसका मिलना नामुमकिन था। रोते हुए और दुखी मन से हम सब वापस घर आ गए। रात को सोते समय भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज ये हमारे साथ क्या हुआ। हमारा घर दूसरे माले पर था। वहाँ पर आमतौर पर घर 2 माले के ही होते थे और 2 घरों के बीच में एक पतली सी गली होती थी। रात के लगभग 2 बजे हमारी नींद एक आवाज़ से टूटी। ये एक पायल की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पायल पहनकर हमारे और हमारे पड़ोस के घर की बीच की गली में चल रहा है। मैं नींद में थी, लेकिन मैंने देखा मम्मी उठकर इस गली के ऊपर वाली खिड़की से नीचे देख रही थी कि आखिर नीचे है कौन। फिर एकदम से उनके गले से एक हूक निकली और वो तेज कदमों से आकर बिस्तर पर लेट गई। मैंने उनसे धीरे से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि कुछ नहीं, चुपचाप सो जा। उनकी बातों से मैं समझ तो गई थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने आगे नहीं पूछा। वो पायल की आवाज़ पूरी रात होती रही। कोई पायल पहनकर रात भर हमारी गली में एक ओर से दूसरी ओर चलता रहा। अगली सुबह घर की सफाई करते हुए मम्मी को मेरे तकिए के नीचे से पायल मिली। मम्मी ने मुझसे पूछा कि यह कहाँ से आई। मैंने मम्मी को बताया कि यह हेमा की पायल है। इसको उतारते समय ही वो फिसल कर बह गई थी। मैं इसे हेमा के घर आज देने वाली थी। मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने बताया कि मरे हुए लोगों की पसंद की चीज़ अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। उस रात को फिर से 2 बजे के करीब पायल की आवाज़ हुई। मैं और मम्मी दोनों जागे हुए थे। मैं उठकर खिड़की से नीचे देखने को बढ़ी, लेकिन मम्मी ने मुझे रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि मैं नीचे देखूं। मम्मी ने भी बिना नीचे देखे वो दूसरी पायल खिड़की से नीचे फेंक दी। पायल के नीचे गिरते ही हमें ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई पायल पहनकर दौड़ लगा रहा है, और फिर वो आवाज़ एकदम से बंद हो गई। मम्मी ने चुपके से नीचे देखा, फिर एक राहत की सांस ली और मुझे सोने के लिए कहा। अगली सुबह मम्मी ने मुझे बताया कि 2 रातों से हेमा आ रही थी हमारी गली में। उसे अपनी पायल वापस चाहिए थी। जब उसे उसकी पायल मिल गई तो वो चली गई। उस रात के बाद से फिर कभी हमारी गली में पायल की वैसी आवाज़ नहीं हुई। ये बात तब की है जब मेरी नई शादी हुई थी। मैं और मेरी पत्नी हनीमून मनाने उत्तराखंड आए थे। हम एक रिजॉर्ट में रुके थे।
यहाँ पर हर कपल के पास खुद का रो हाउस था। ये 2 मंजिला बिल्डिंग थी। इसके ऊपर वाले माले में आगे और पीछे दोनों तरफ बालकनी थी। आगे वाली बालकनी से देखने पर रिजॉर्ट का स्विमिंग पूल दिखता और पीछे वाली बालकनी से देखो तो घना जंगल था। जंगल और रिजॉर्ट के बीच में 7 से 8 फुट की दीवार भी थी। उस रात को मैं और मेरी वाइफ टीवी देखते हुए वाइन पी रहे थे। हम दूसरे फ्लोर पर थे, तो ऐसा समझो कि एक तरफ स्विमिंग पूल वाली बालकनी, एक तरफ जंगल वाली बालकनी और बीच के रूम में हम टीवी देख रहे थे। कुछ देर में हमें एक सीटी की आवाज़ सुनाई दी। ये जंगल की तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई दूर जंगल में सीटी बजा रहा है। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती गई, जैसे जो भी सीटी बजा रहा था वो पास आ रहा था। एक समय ऐसा भी आया जैसे वो सीटी बजाने वाला ठीक हमारी बालकनी के सामने आ गया हो, लेकिन फिर सीटी की आवाज़ धीमी होने लगी। ऐसा लग रहा था वो सीटी बजाने वाला अब काफ़ी दूर निकल गया। अब तक हम दोनों ने ये सीटी इतनी बार सुन ली थी कि उसकी धुन हमें याद हो चुकी थी। हम दोनों ही वाइन पी रहे थे, तो दोनों ही मौज मस्ती के मूड में थे। जब वो सीटी हमसे काफ़ी दूर हो गई तो मेरी वाइफ ने मजाक में वैसी ही सीटी बजा दी। हम दोनों हंसने लगे। लगभग 5 सेकंड बाद जंगल से फिर से वही सीटी बजी, और ऐसे बजी जैसे सीटी बजाने वाला हमारी बालकनी के पास हो। मैं और मेरी वाइफ फिर से हंसने लगे कि हम किसी दूसरे के साथ शरारत कर रहे हैं। लेकिन फिर मेरा माथा ठनका। ये सीटी की आवाज़ तो इतनी दूर से आ रही थी, फिर एकदम से इतनी पास कैसे? ये ऐसे था जैसे किसी ने 500 मीटर 5 सेकंड में कवर कर लिए। ऊपर से रात को इतने घने जंगल में कौन सीटी मारता हुआ फिर रहा है? मैंने अपनी वाइफ को चुप कराया, फिर धीरे से जंगल की तरफ वाली बालकनी में गया। जंगल में कुछ दूरी पर एक आग सी जल रही थी। पता नहीं ये मशाल थी या लालटेन, लेकिन आग ये पक्की सी थी। मैं घूर कर देखकर इसे समझने की कोशिश करने लगा। इतने में हमारे पड़ोस का जो रो हाउस था, उसमें से एक आदमी अपनी बालकनी में आया। उसने मुझसे धीरे से कहा, वापस अंदर जाओ, सारी लाइट्स बंद कर दो और कुछ देर बिल्कुल चुप रहना। मैंने ऐसा ही किया। हम दोनों कुछ समय बिल्कुल चुप रहे। हर थोड़ी देर में सीटी की आवाज़ अभी भी हो रही थी, हमारी बालकनी के बिल्कुल पास से, जैसे ये जो भी चीज़ है हमारे वापस से सीटी मारने का इंतज़ार कर रही है। लगभग आधे घंटे बाद सीटी की आवाज़ फिर से कम होने लगी, जैसे ये फिर से दूर जा रही हो। जब सीटी की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई, तब हमारे पड़ोस के रो हाउस वाला वही आदमी हमारे पास आया। उसने बताया कि ये जंगल में मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं जो सीटी बजाकर अपने साथियों को ढूंढ रही होती हैं। उसने हमसे पूछा कि सीटी बजाई किसने थी। मैंने बताया कि मेरी वाइफ ने। उसने जवाब दिया कि अच्छा हुआ आपकी वाइफ बालकनी में नहीं गई, वरना वो भूत उस पर लग जाता। वो आदमी कुछ और समय हमारे साथ रुका, फिर हमें समझाकर चला गया। जब तक हम उस रिजॉर्ट में रहे तब तक हर रात को सीटी की आवाज़ होती थी, पर अब हम उसके साथ मजाक नहीं करते थे।